ओके चलो 100 ml of दोस्तों 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of carbon dioxide to the lungs and 100 ml of oxygenated blood deliver 5 ml of oxygen to the tissue ये दो स्टेटमेंट है, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन में आ सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है. ओके ओके नाउ ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या है? रेस्पिरेशन खास करके ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग विच इंक्लूड दोस्तों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ये जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, याद रखो. और दिस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोस्तों, inspiration is active process and expiration is a passive process. Normally inspiration take 2 seconds, duration of normal inspiration is a 2 seconds and duration of normal expiration is a 3 seconds. But when we are doing exercise, when we are doing exercise, we are doing dance, when we are doing a strenuous activities, so the rate of respiration increases. How? Normal respiratory rate is 12 to 16 breath per minute, but when we do a strenuous exercise, when we do a workout, okay, रनिंग कर रहे, भाग रहे या फिर जिम में दूसरा वर्कआउट कर रहे दोस्तों, तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है. ये कौन कंट्रोल करता है? इसे रेगुलेट कौन करता है? जब भी कोई डिसीज होता है, मान लो कोई भी डिसीज है और जिसमें निमोनिया हुआ है, निमोनिया एक्चुअली वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है. जैसे कोविड-19 में निमोनिया होता है तो क्या होता है? ब्रेथलेसनेस. और ब्रीदिंग कैसे बन जाती है? ब्रीदिंग बन जाती है फास्ट एंड शालो. नॉर्मली ब्रीदिंग कैसी है? नॉर्मली ब्रीदिंग स्लो एंड डीप है. कसं है? ये है. और फिर कोविड-19 में कैसे बन जाएगी? ये क्या है? फास्ट भी है और शैलो भी है. डेप्थ लेवल पे उतना हम खोल श्वास तुम्ही घेऊ शकत नाही. ओके, डीप ब्रीथ हम ले नहीं सकते हैं. ये हो गया डीप ब्रीदिंग और ये हो गया शैलो ब्रीदिंग. ये तो ये कौन रेगुलेट करता है? तो ब्रेन में दो स्ट्रक्चर है, उन एक का नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा और उसके ऊपर होता है पॉन्स वैरोलाई. तो वहां पे सेंटर होते हैं which कंट्रोल द रेस्पिरेशन, उसे कहते हैं न्यूरल कंट्रोल. रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो होते हैं, न्यूरल रेगुलेशन और फिर कुछ हमारे जो ब्लड वेसल्स है दोस्तों, कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स में जैसे कि आर्च ऑफ आवर्टा और कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे दोस्त कुछ कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं. सो दे आल्सो चेक द concentration of carbon dioxide and H+ ion in blood and according to send a signal to brain, so and again modify the rate of respiration. Now please pay attention. काही बेसिक गोष्टी तयार करूया, काही बेसिक गोष्टी, मग तुम्हाला हे रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कळल, नसता कळणार नाही. काय बेसिक गोष्टी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर वन, मान लो यह है ब्लड वेसल, मान लो यह है ब्लड वेसल, मान लो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है. But now the most important factor which play a very important role in the regulation of respiration is partial pressure of carbon dioxide या फिर carbon dioxide and H+ ion. Oxygen, okay, do not have a significant role in respiration. Wow, काय वाक्य बोल रहे? Oxygen do not have a significant role in a regulation of respiration. क्या बात कर रहे सर? यस, ऐसा कैसे? अरे ऑक्सीजन तो इतना इंपॉर्टेंट है और
इसका कुछ रोल नहीं है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, कुछ भी रोल नहीं है. कैसे तो बात करते हैं. लक्ष द्या. आणि कसं समजून लक्षात ठेवायचं ते पण सांगतो. तो सपोज ये है ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल में बन गया, इंक्रीज हुआ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल. देयर इज इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देयर इज इंक्रीज H प्लस आयन. देयर इज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज इंक्रीज H प्लस आयन. H प्लस आयन इंक्रीज होने के बाद हो जाएगा एसिडोसिस. H प्लस आयन इंक्रीजेस एसिडिटी, यू ऑल नो दैट. एसिडोसिस हो जाएगा, ब्लड का पीएच चेंज होने के चांसेस है. और ये कतई बर्दाश्त नहीं है बॉडी को कि ब्लड का पीएच चेंज हो जाए, जो कि 7.4 होता है. ब्लड का पीएच कितना, ब्लड इज अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग पीएच 7.4, और ब्लड का पीएच थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो ठीक है, 7.41 7.39 ऐसा, पर 7.3 7.2 ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ब्लड, आदमी मर जाएगा. तो दोस्तों ये पीएच चेंज होता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के कारण. या फिर CO2, ये टॉक्सिक है. CO2 एक टॉक्सिक गैस है. एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी इस कार्बन डाइऑक्साइड की. तो हमारी बॉडी ये चाहती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ओके जल्दी से जल्दी बाहर फेंका जाए. और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही H प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये CO2 ये वाटर के साथ कंबाइन होता है और बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ये ब्रेक डाउन होकर बनाता है बाइकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस. ये जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा उतना ज्यादा H प्लस बढ़ेगा. यस और नो, यस और नो, यस और नो. जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा उतना ज्यादा H प्लस बढ़ेगा. यस और नो. तो हमें अगर मैंने ओके फोकस ऑन द रूट, या रूट के ऊपर काम किया, बॉडी बोलती है CO2 ही अगर बाहर फेंक दिया तो इट विल बी वेरी इजी टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ब्लड. तो हमारी बॉडी का यही ट्राई रहता है कि CO2 को ही बाहर फेंका जाए. अभी ये दोनों भी खतरा है, दोनों डेंजर है. समाजामध्ये दोन डेंजर व्यक्ती लक्षात ठेवा. समाजामध्ये दोन डेंजर व्यक्ती, ह्यांचे जर प्रमाण जर जास्त झालं, यांचं जर प्रमाण जास्त झालं तर समाजाचा बॅलन्स बिघडून जाईल. बरोबर आहे ना. म्हणून तुम्ही पेपर, आणि ऑक्सिजन चांगला माणूस आहे, तुम्ही लक्ष द्या. समाजामध्ये मी म्हणलं ना, ऑक्सिजन डू नॉट हॅव significant role in regulation of respiration, and only the carbon dioxide and H plus ion play the important role in the regulation of respiration. हे कसं लक्षात ठेवायचं. हे दोन एक डाकू आहेत, एक दरोडेखोर एक खुनी आहे. दरोडेखोर आणि एक खुनी आहे. इमॅजिन करा, CO2 दरोडेखोर आहे आणि H प्लस हा मर्डरर आहे, खुनी. ह्यांची संख्या वाढली की अशा घटना घडल्या की लगेच पेपरला फ्रंट पेजलाच यायला लागतं. आलं लक्षात, असं झालं तसं झालं, दरोडा पडला, खून झाला, हे ते. बरोबर आहे. यस, लगेच मग पोलीस ह्याच्यावर कंट्रोल करायला लागतात. ह्यांची लेवल वाढली की पोलीस ह्यांच्यावर कंट्रोल करायला लागतात. यस ऑर नो, पोलीस ह्यांना कंट्रोल करायला लागतात. सांगा बरं, यस ऑर नो, करायला लागतात का नाही? बर बर, असं आहे. आता समाजामध्ये काही चांगले माणसं काम करणार आहेत, जसं की ऑक्सिजनवाले. पण त्यांनी समजा काम करणं थांबवलं, ऑक्सिजन थोडासा कमी जरी पडला, आणि तसं त्या माणसाने चांगलं काम करणं थांबवलं, तर लोक असं पेपरला न्यूज येते का लोक चांगलं काम करणं झालेत, असं काही हेडलाइन्स येते का? हे लोग अगोदर चांगलं काम करत होते, आता करणं झालेत, येतं का असं? ऐसा कुछ न्यूज आता है कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, अभी कुछ भी नहीं कर रहे? मीन्स वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ, जो कंपल्सरी है उनकी बात नहीं कर रहा. जो वॉलंटरीली अच्छा काम कर रहे थे, अभी उनने वो काम करना बंद कर लिया. तो थोड़ी न्यूज आती है, नहीं आती है. वैसे ही ऑक्सीजन की लेवल थोड़ी बहुत कम भी हो गई तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर, जितना इफेक्ट ये CO2 और H प्लस आयन बढ़ने की वजह से होता है. सपोज मान लो ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ गई है, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो कहीं तो भी कोने में न्यूज आएगी. कोने में, फ्रंट पेज में न्यूज आती है क्या? नहीं. फ्रंट पेज में न्यूज आती क्या? नाही. ठीक आहे. ते देसले सर आहेत, डिसले सर, त्यांना जागतिक लेवलचा पुरस्कार मिळाला. कुठेतरी थोडी बहुत काही लोकांनी दखल घेतली, न्यूज आली. पण एखादं काहीतरी होऊ द्या. आता महाराष्ट्रात काल परवा जे झालं त्या कुठं विधानसभेमध्ये, त्याचे मात्र आता 3 दिवस झालं ते पेपरवर पेपर, हेडलाईन्सवर हेडलाईन्स, हेडलाईन्सवर हेडलाईन्स, हेडलाईन्सवर हेडलाईन्स. एखादी त्याच्यात चांगली घटना घडली, कुठल्या डॉक्टरांनी चांगलं काम केलं, तर ते कधी येणार नाही. आलं लक्षात. तसं तसं लक्षात ठेवा, कामाचा ना धामाचा. मग कसं आहे, चर्चा अशाच लोकांची होत असते, जे हार्मफुल लोक आहेत सोसायटीला. ते जर त्यांचा उत्माद झाला तर त्यांनाच कंट्रोल करावं लागतं. जे चांगले लोक आहेत
ते काम करो किंवा न करो त्याची एवढी दखल घेतली जाते का? जास्त नाही. हा चुकीचा मेसेज जाईल माझ्याकडून तुमच्याकडं, पण ही रियालिटी आहे. याचा अर्थ तुम्ही भविष्यात चांगलं काम करू नये असं नाहीये, हे फक्त समजून देण्याचं माध्यम आहे. म्हणून रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशनवर ह्या दोन लोकांचा पगडा आहे. CO2 एक आहे दरोडेखोर आणि दुसरा आहे खुनी. दरोडेखोर खुनी ह्यांचा पगडा आहे. ह्यांना बाहेर काढणं गरजेचं आहे सोसायटीमधून. ह्याला काय म्हणतात माहिती आहे तुम्हाला? याला म्हणतात हद्दपार करणे. यांना हद्दपार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सेंट्रल जेलला मेडिकल ऑफिसर म्हणून होतो, काही लोक त्याला एक नवीन शब्द देतात, म्हणजे हद्दपार तर वेगळी गोष्ट आहे. काही लोकांना 1 वर्षाची सजा व्हायची, त्याचे खूप गुन्हेगारी वाढली तर पोलीस त्याला 1 वर्षासाठी डांबून द्यायचे. ठीक आहे, कोर्टमध्ये झाला 1 वर्षासाठी मदत ठेवा, त्याला घरूनच डब्बा वगैरे यायचा तशा कायद्याला, त्याच्यावर जास्त बंधन नसायचे. पण ह्याचे खूप इकडं व्यवस्थित वागत नाही, हा भीती वगैरे घालतो, डेअरिंग करतोय म्हणून ते नजर कैद केल्यासारखे, किंवा कैद, नजर कैद हा शब्द नाहीये त्याला, काहीतरी एक शब्द आहे त्याला, तर ते जेलबंद करून टाकतात त्याला 1 वर्षासाठी, 6 महिन्यासाठी, 2 महिन्यासाठी, आणि मग तो तिथंच त्याला घरून डबा वगैरे यायचा, असे पण कैद आहेत. तसं हे CO2 आणि H+ ला हद्दपार करणं गरजेचं आहे. CO2 ला हद्दपार करा, H+ आपोआप हद्दपार होईल. मग ह्याला हद्दपार करण्यासाठी काही मेकॅनिझम आहे, and that is called as a regulation of respiration. That is called as a regulation of respiration. 1 हे पॉइंट क्लियर आहे का? तडीपार करणे, तडीपार करणे, हद्दपार किंवा तडीपार. नाउ बिफोर that how our brain or how our neural system or other chemoreceptor in our body, okay, help to remove this carbon dioxide, okay, excess amount of carbon dioxide. Before that, let's discuss how the normal respiration is regulated. Is that clear? How the normal respiration is regulated? Okay. आरती, सोनी, मला कळलं नाही काय बोलायचं तर. कॅन यू, NCERT मधून वाचलं सर मी. कॅन यू प्लीज एक्सक्यूज, मला कळत नाही. ओके, एक्झॅक्ट काय म्हणायचं बेटा सोनी, मला कळत नाहीये काय म्हणायचं तर. ओके, ठीक है, चला. सो ये जो बैड लोग है CO2 और H+ हैं, खास करके CO2, इसे बाहर निकलना है. तो पहले देखते हैं नॉर्मल कैसा होता है. नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? खास करके रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मींस हमें ना ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मींस हमें याद रखो, हमें ना ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है. हमें ना ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है. पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ब्रीदिंग में जो आता है इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, उसे रेगुलेट करना है. ओके, आपको बोर्ड देखना है क्या? हमें ना, ओके ऐसा बोल, हमें ना इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है. इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है. इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं. नाउ दोस्तों, ये जो ब्रीदिंग है, याद रखो, ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग, इसमें 2 प्रोसेस है. एक है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन. एक है इंस्पिरेशन जो कि एक्टिव प्रोसेस है, इंस्पिरेशन, और दूसरा दोस्तों एक्सपिरेशन जो कि पैसिव प्रोसेस है. नाउ इंस्पिरेशन मींस इनहेलेशन ऑफ एयर. इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर. इनहेलेशन ऑफ एयर. और एक्सपिरेशन मींस दोस्तों एक्सहेलेशन, म्हणजे एयर बाहेर टाकणे. एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एंड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर. ये एक्टिव प्रोसेस है. एक्टिव प्रोसेस है, दैट इज इंस्पिरेशन. और एक्सपिरेशन ये पैसिव प्रोसेस है. एक्सपिरेशन ये पैसिव प्रोसेस है. नाउ दोस्तों, नाउ ये जो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है, ओके, ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन बात कर रहा हूं मैं. ड्यूरेशन कितना है नॉर्मल इंस्पिरेशन का? ड्यूरेशन है दोस्तों दैट इज 2 सेकंड. और इसका जो ड्यूरेशन है, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, इसका ड्यूरेशन है दोस्तों दैट इज 3 सेकंड. एक्सपिरेशन का इसका ड्यूरेशन है 3 सेकंड. और उस ब्रीदिंग को ही कंट्रोल किया जाता है. इस ब्रीदिंग को ही कंट्रोल किया जाता है बाय देयर आर सर्टेन रेस्पिरेटरी सेंटर इन आवर ब्रेन.
तो ब्रेन के कुछ पार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है पॉन्स वेरोला और दूसरा है MO मेडुला ऑब्लंगेटा। एक है दोस्तों पॉन्स वेरोला, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। चलो जरा कुछ ब्रेन की बात करते हैं। मान लो ये है ब्रेन, मान लो दोस्तों ये है ब्रेन, ओके। ये कुछ ब्रेन ऐसा दिखेगा, ये है ब्रेन, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 सेंटर है। ये है बेटा पॉन्स वेरोला, इसका नाम है पॉन्स वेरोला। क्या नाम है? पॉन्स वेरोला। स्पेलिंग कुछ ऐसी है, VAROL डबल आई। शायद आपने ऐसा डबल आई कभी भी नहीं देखा होगा, सिर्फ ये वेरोलाय में है। पॉन्स वेरोलाय नाम का एक सेंटर है, ये वाला पॉन्स वेरोलाय। और ये है दोस्तों MO मींस यम में जो मेडुला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑब्लोंगेटा क्या अच्छा नाम है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर दोस्तों। ये वेंट्रल साइड होता है ब्रेन का, यहाँ पे फ्रंटल लोब है, ये वेंट्रल साइड है। ये लैटरल व्यू है ब्रेन का, ये लैटरल व्यू है। वेंट्रल और ये डॉर्सल, ये पीछे वाला है। ये ब्रेन कैसा है पता है? अगर मैं ऐसा खड़ा रहा तो ये ब्रेन है, ओके। ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। दिस इज एन डॉर्सल साइड, दिस इज एन वेंट्रल साइड। ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम। और ये है दोस्तों पॉन्स वेरोला, और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। छोड़ो इसको, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगेटा ऑलवेज कंटिन्यूज एज अ स्पाइनल कॉर्ड, ओके। आता जरा नीट लक्ष द्या काय होते नाउ। तो मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RR सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेझेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा मध्ये एक एरिया आहे, त्याचं नाव आहे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आणि त्याचे 2 ग्रुप आहेत, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आणि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जरा लक्ष द्या, ह्या मेडुला ऑब्लंगेटा मध्ये एक एरिया आहे आणि त्या एरियाचे नाव आहेत, लक्षात ठेवा की सपोज हा एक ग्रुप आहे, सॉरी बघा, हा एक ग्रुप आहे, त्याचं नाव आहे पाठीमागच्या साईडला, ह्याचं नाव आहे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। काय नाव आहे? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नाव आहे ह्याचं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। आणि इकडे व्ही वर्ण त्याचं नाव आहे व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। काय? व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। असे 2 ग्रुप आहेत, डॉर्सल। आणि हा कोणता एरिया आहे? मेडुला ऑब्लंगेटा मध्ये एक एरिया आहे, त्याचं नाव आहे लक्षात ठेवा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। काय नाव आहे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। काय नाव आहे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आता जरा लक्षात आहे मी काय सांगू, फक्त फोकस करा। हे ओके, याच्यामध्ये काय? याच्यामध्ये असतं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हा जर प्रश्नाला कुठे आहे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लंगेटा। यस। नाउ ये जो पॉन्स वेरोला है, यहाँ पे होता है दोस्तों एक सेंटर है, उसका नाम है नीमोटैक्सिस। नीमोटैक्सिस सेंटर, नीमोटैक्सिस सेंटर कुठं असतं? पॉन्स वेरोला है। P फॉर यहाँ पे पॉन्स है, भले यहाँ का साइलेंट P है, पर याद रखेंगे नीमोटैक्सिस सेंटर पॉन्स है। पॉन्स थोड़ा सा ऊपर साइड है। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के 2 ग्रुप हैं। एक है दोस्तों जिसका नाम है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसका नाम है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG। और ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है दोस्तों, और दूसरा होता है दूसरा जो है दैट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। व्हाट इज दिस? ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल द इंस्पिरेशन, इट कंट्रोल
कंट्रोल इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है। यहां से नर्व जाते हैं दोस्तों। ये कनेक्शन कैसा है, याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो। सपोज यहाँ पे क्या है, ये क्या है दोस्तों, व्हाट आर दीज, ये है लंग्स। व्हाट आर दीज दोस्तों, ये है लंग्स। ओके, ये है लंग्स, हमेशा याद रखो, ये है लंग्स, ये है लंग्स। मान लो ये है फॉर एग्जांपल राइट लंग्स, ये दोस्तों लेफ्ट लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग, और यहां से कनेक्शन आते हैं सीधा, ऊपर से ऐसे सीधा कनेक्शन आते हैं किससे, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल द इंस्पिरेशन। और दोस्तों ये जो है दैट इज, ये जो है दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये जो है दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है दोस्तों, इट कंट्रोल इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन। कंट्रोल इंस्पिरेशन, कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, याद रखो दोनों कंट्रोल करेगा। और दे आर सप्लाइड विथ, किसको सप्लाई, डायरेक्ट लंग्स को सप्लाई, ये मैंने तो लंग्स दिखाया है, आर दे सप्लाइड विद द लंग्स, ये डायरेक्ट लंग्स को सप्लाई होगा क्या इसका, हाँ डायरेक्ट लंग्स को सप्लाई होगा या नहीं, इसका सप्लाई किसे होगा, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, बोलो किसको होगा सप्लाई, दे आर सप्लाइड, किसको होगा दोस्तों, these are supplied to the intercostal muscle, जो कि एंड, और कौन है दूसरा, और कौन है दूसरा, ए है दोस्तों, और कौन है, ब्रीदिंग सॉरी, और कौन है दूसरा, दैट इज डायफ्राम, इनको सप्लाई होगा, इनका डायफ्राम इनको सप्लाई होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, यस और नो बोलो, किसको सप्लाई होगा, डायरेक्ट लंग्स को होगा क्या, नहीं, इनका सप्लाई होगा आइदर टू दोस्तों, इनका सप्लाई होगा किसको, इनका सप्लाई होगा डायफ्राम, इनका सप्लाई होगा मान लो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, यस और नो, क्योंकि यही तो कंट्रोल कर रहे हैं इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को। तो मैंने बात की है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लंगेटा में दो सेंटर है, एक है एक मेडुला ऑब्लंगेटा में एक सेंटर जिसका नाम है आरआर सेंटर। आरआर सेंटर म्हणजे काय, आरआर सेंटर म्हणजे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टंट रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल इन्स्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। त्याच्यामध्ये व्हीडी जोशी नाव ऐकलं तुम्ही, व्हीडी जोशी नाव ऐकलं, तुम्हाला माहित नसेल, व्हीडी जोशी हे ऑथर आहेत खूप मोठे, ह्युमन फिजिओलॉजीचं बुक आहे त्यांचं, एमबीबीएस फर्स्ट इयरचं। मग त्या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मध्ये दोन ग्रुप आहेत, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आणि मागच्या साईडला म्हणून डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल ओनली इन्स्पिरेशन अँड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल इन्स्पिरेशन अँड एक्सप्रेशन। मग या पॉन्स मध्ये जो सेंटर आहे त्याचं नाव आहे निमोटॅक्सिक सेंटर। पॉन्स मध्ये जे सेंटर आहे त्याचं नाव आहे निमोटॅक्सिक सेंटर। या इथे एक सेंटर असणार आहे त्याचं नाव आहे निमोटॅक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स, हे निमोटॅक्सिक सेंटर आहे पॉन्स। मग हे काय करतं, कधी लक्षात ठेवा दोन माणसं आहेत, दोन पद आहेत, हे एक पद आहे, तुम्ही डोकं लावायचं, मी विचार करायला शिकवणार आहे तुम्हाला, पाठांतर करायला नाही। हा एक माणूस आहे, त्याच्यावर हा एक माणूस आहे, आणि त्याच्यावर आणखी एक हा माणूस आहे, हे अशी पद आहेत समजा, लक्षात। जसं की सगळे शिक्षक, त्याच्यामध्ये क्लास टीचर, त्याच्यामध्ये हेडमास्टर, असं असतं ना शाळेमधले तुमचे सगळे शिक्षक, तुम्हाला जे शिकवणारे सगळे, त्याच्यामध्ये एक क्लास टीचर, आणि क्लास टीचरच्यावर एक प्रिन्सिपल हेडमास्टर, बरोबर आहे का नाही, प्रिन्सिपल हेडमास्टर। बीडी 84 आहे, वेगळं आहे ते, बीडी 84 अनाटॉमीच आहे। तसं लक्षात ठेवा, आता हे मेडुला ऑब्लंगेटा आणि त्याच्यावर पॉन्स व्हेरोड आहे। मग यांचं काय काम असतं, यांचं काम असतं की खालच्या माणसावर कंट्रोल ठेवणं। काय काम असतं, खालच्या माणसावर कंट्रोल ठेवणं, यस और नो, यस और नो, यस। तो ये जो है पॉन्स व्हेरोडा, ये क्या करता है दोस्तों ये मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला, और इट मॉडरेट दी, जो निमोटैक्सिक सेंटर है, जो निमोटैक्सिक सेंटर है दोस्तों, इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। आर यू गेटिंग? मॉडरेट मीन्स कंट्रोल करता है, हाँ ठीक है।
या फिर तू अच्छा कर रहा है या नहीं ये चेक करता है। आपको पता नहीं होगा पर मॉडरेटर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। मॉडरेटर, सपोज आपको आउट ऑफ मार्क मिल गए कोई भी एक सब्जेक्ट में 10th क्लास में, इंग्लिश में आउट ऑफ मार्क मिल गए सपोज मान लो, या फिर साइंस में मिल गए, तो आपका पेपर जिसने चेक किया है तो उसने आपको आउट ऑफ दे दिया, तो फिर वो मॉडरेटर को के पास फिर एक बार जाता है कि सही में 100 आउट ऑफ 100 मार्क है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जाता है क्या ना मॉडरेटर के पास। और फिर वहां पे भी अगर 100 आउट ऑफ 100 है तो सिक्का लगा के आता है कि यस इसने आउट ऑफ मार्क लिए। वैसे मॉडरेटर कंट्रोल कर रहा है नीचे वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। वैसे ही ये मेडुला ऑब्लंगेटा का मॉडरेटर पॉन्स वेरोला है। मेडुला ऑब्लंगेटा में जो आरआर सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, पर उसके ऊपर पॉन्स वेरोला का एक सेंटर जिसका नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर, वो उसके ऊपर मॉडरेट कर रहा है। और ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होता है तो ये इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देता है, इट लिमिट द इंस्पिरेशन। और जब इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा अपने आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ओके, ये तो मैंने बोला है दोस्तों डायग्रामेटिकली, लिखता हूं अभी, इज दैट ओके? लिखता हूं, टाइम लगेगा इसको, लिखता हूं। नाउ प्लीज पे अटेंशन। एकच लिहू का आता लिहू जरा लक्ष, दोनच एरिया बद्दल बोलले। आणखी एक एरिया कीमो सेन्सिटिव्ह एरिया, त्याच्याबद्दल मी नंतर बोलणार आहे, आणि याचा सगळा सारांश समजून सांगणार आहे, लक्षात ठेवा। ओके, लक्षात ठेवा। बेसिकली जर बघायला झालं, ये जो कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और इसके बारे में बात की जाए तो इट हैज टू वेज, इट इज कंट्रोल बाय टू वे। ये जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है इसके दो तरीके होते हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के। एक तरीका है जिसका नाम है न्यूरल रेगुलेशन, जिसका सिंपल नाम है न्यूरल रेगुलेशन, जिसका सिंपल नाम है न्यूरल रेगुलेशन। और दूसरा दोस्तों दैट इज केमिकल रेगुलेशन। शायद आपने ये दो नाम कभी भी सुने नहीं होंगे, या फिर एनसीईआरटी में भी इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, पर याद रखो न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन मींस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेंटर है दोस्तों, इट इन्वॉल्व दोस्तों, दैट इज it involve that is it involve that is तिथं भी नर्वस सिस्टम असते बर। ओके, तिथं इकडे पण नर्वस सिस्टम आहे, बट इट इज मेनली ये जो न्यूरल रेगुलेशन इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, ये जो न्यूरल रेगुलेशन इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय दोस्तों दैट इज medulla oblongata and pons varolai of brain, ब्रेन के दो पार्ट है। और दोस्तों ये जो केमिकल रेगुलेशन है इट इज मेन किसका रोल है? इट इज मेनली रेगुलेटेड बाय दोस्तों दैट इज कीमो रिसेप्टर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है बॉडी में जो केमिकल का जो चेंज हो रहा है बॉडी में उसे सूंघ लेते हैं या फिर उसे डिटेक्ट करते हैं। सो इट इज मेनली रेगुलेटेड बाय कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर्च ऑफ एओर्टा, कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर्च ऑफ एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी। Carotid artery is the artery which supply blood to the brain. Now please pay attention. Known as, ये जो chemoreceptor है उन्हें कहा जाता है known as दोस्तों, known as aortic bodies and carotid bodies respectively. The chemoreceptor in aortic arch, त्याला म्हणायचं aortic body, और chemoreceptor in carotid arch, what is a carotid bodies. Neural regulation and chemical regulation. Now please pay attention. Neural regulation and chemical regulation. Neural regulation, it is mainly controlled by medulla oblongata and pons varola of brain, and chemical regulation, it is mainly regulated by chemoreceptor.
इन आर्च ऑफ aorta and carotid artery known as aortic body and carotid bodies respectively. Now please pay attention. आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करूंगा मैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहले इसकी बात करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिर केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। बात करते हैं दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमेशा याद रखो, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ओके, यहाँ पे जो सेंटर आते हैं तो हमेशा याद रखो दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ये डायग्राम आएगी ये वाली, ओके, कहाँ गई वो डायग्राम? ओके, ओह वाओ, ये कहाँ की डायग्राम है पता है आपको? अगर आप नीचे पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम है गाइटेन एंड हॉल टेक्स्ट बुक। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सबसे फेमस टेक्स्ट बुक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का। तो वहां से ये डायग्राम है दोस्तों, गाइटेन एंड हॉल नाम है बुक का, इसे गाइटेन ही बोला जाता है खास करके। नाउ बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ते नाव कुठे गेलं? कुठे गेलं ते? वर गेलं वाटतं। असो, जरा लक्ष द्या, जरा लक्ष द्या। हे झालं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे this is an neural regulation of respiration. What is this? This is an neural regulation of respiration. Neural regulation of respiration. Neural regulation of respiration. Now please pay attention. Neural regulation of respiration. Now ये ब्रेन का पार्ट है. What is this? This is a part of brain. और दोस्तों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वन, ओके, यहां तक ये है पॉन्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां तक ये है दोस्तों पॉन्स। इसे क्या बोला जाता है? इट इज पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। और इस पॉन्स वेरोलाई में दो सेंटर होता है, एक है नीमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा एपनोस्टिक सेंटर है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि इसका फंक्शन पता नहीं है, इसका फंक्शन हमें पता नहीं है। एपनोस्टिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स, बट ये जो है दोस्तों, ये जो पार्ट है नीचे से, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, यहां से सपोज मान लो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इस पार्ट को, और नीचे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ये तो स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, पर ये जो पार्ट है दोस्तों इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। इस पार्ट का नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। इस पार्ट का नाम है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा। इस डायग्राम को बाद में ड्रॉ करो, बाद में ड्रॉ करो इस डायग्राम को। ये है पॉन्स वेरोला, यहां तक ये है पॉन्स वेरोला, ओके, यहां तक है पॉन्स वेरोला, और नीचे है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा। समझे? नीचे है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऊपर है पॉन्स वेरोला। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये वाला, ये रिदम सेंटर है। ये पूरा रिदम सेंटर है, पूरा रिदम सेंटर है। और इस रिदम सेंटर में दो ग्रुप होते हैं। एक जो ग्रुप है न्यूरॉन का उसे कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जो इस साइड से दिया है। वेंट्रल साइड ये है। मैं अभी ये ब्रेन ऐसा लिया है, मी इकडे तोंड करून उभा आहे। मी आता मगा जे काढला होता मी ते असा होता,
आता मी असं उभा आहे म्हणून ही साइड व्हेंट्रल झाली. व्हेंट्रल म्हणजे बेली, ऍब्डमन. क्या साइड ऍब्डमन ती व्हेंट्रल साइड असते. ही व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप दोस्तों ये कंट्रोल क्या एक्सप्रेशन एंड इंस्पिरेशन, द कंट्रोल एक्सप्रेशन एंड इंस्पिरेशन. नाउ यहाँ पे ये जो है दिस इज दोस्तों डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है. ये तो हो गया वेंट्रल, दिस इज एन वेंट्रल, तो ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और विच कंट्रोल ओनली इन्स्पिरेशन. मग ते नर्व असतात, व्हेगस नर्व किंवा ग्लॅसोफॅरिंजियल नर्वचे नाव आहे ते, त्याच्या थ्रू नर्व फायबर खाली जातात अँड दे सप्लाय टू इंटरकॉस्टल मसल as well as diaphragm. मग इतना जे नर्व फायबर यायला लागलेत, लक्षात ठेवा, इतना जे नर्व फायबर यायला लागले दे आर सप्लाइंग टू, यहां से जो नर्व फायबर आ रहे दे आर सप्लाइंग टू कोणाकोणाला, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल, आइदर एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल मसल और एंड डायफ्राम को सप्लाई, सीधा डायफ्राम को सप्लाई, डायफ्राम. तो ये कॉन्सेप्ट है. और यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों ये जो शब्द है, नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, ये जो शब्द है दैट इज इनहिबिट का मतलब क्या है, हमेशा याद रखो. इनहिबिट का मतलब होता है, इनहिबिट का मतलब यह है कि ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर है इट इनहिबिट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. ये जो नीमोटैक्सिक, यहाँ पे दो, ये फोर्थ वेंट्रिकल होती है, एक कैविटी है ब्रेन में, तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगेटा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. मेडुला ऑब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और उसके ऊपर कंट्रोल करता है नीमोटैक्सिक सेंटर. नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में एक ही लाइन, इट डिक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. When it get activated, it decreases duration of inspiration. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सर ने एक लाइन लिखी थी नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में, तो ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन वो डिक्रीज करता है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज करता है. कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है. नॉर्मल रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन मींस नॉर्मल एक्सप्रेशन और ब्रीदिंग, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला है नीमोटैक्सिक सेंटर. इज दैट क्लियर? व्हाट इज वेगस नर्व देयर, ते पुढे बोलूया. वेगस नर्व वगैरे ते सप्लाय करते पुढे जाऊन. हे क्लियर आहे? ओके. आता मी लिहून देतो जे बोलतोय ते, जरा लक्ष द्या. फक्त हे दोन सेंटर लक्षात ठेवा. आणि मग हे एपनॉस्टिक सेंटर प्रेझेंट इन पॉन्स व्हेरोलाय मध्ये काय, एक आहे नीमोटॅक्सिक सेंटर, दुसरा असतं एपनॉस्टिक सेंटर. हे पॉन्स व्हेरोलाय फंक्शन नॉट नोन. ओके. फंक्शन अननोन आहे, नॉट नोन. फंक्शन नॉट नोन. अपनॉस्टिक सेंटर फंक्शन नॉट नोन. पुढे जाऊया. तर जरा लक्ष द्या आता काय सांगलं. न्यूरल रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मध्ये न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, न्यूरल रेगुलेशन ओके ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें दोस्तों पहले बात करते हैं रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. एक मानखीन में एरिया बोललेला नाही मेडुला ऑब्लंगेटा मध्ये, पण बोलणार आहे. कीमो सेन्सिटिव्ह एरिया असतो. रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. लिहिण्याची पद्धत बघा आता. रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. ओके. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा? दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा इट हैज टू center, respiratory rhythm center, or it has, medulla oblongata has two important areas. Number one that is a respiratory rhythm center. Respiratory rhythm center ये एक एरिया है, और दूसरा होता है दोस्तों केमी और कीमो सेंसिटिव एरिया. सर इसके बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं है, अभी बात करेंगे. दो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं. एक है दोस्तों दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और दूसरा होता है कीमो सेंसिटिव एरिया. याद रखो. नाउ ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है
ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ओके दोस्तों, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इट हैज टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन। इट हैज दोस्तों टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें दो ग्रुप होते हैं न्यूरॉन्स के। नंबर वन, दैट इज नंबर वन, एक है दोस्तों दैट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उसे कहते हैं DRG. हे प्रश्न आला तर येऊ शकता, एवढं डिटेल मध्ये आलं तर येईल, पण आलं तर तुम्हालाच येईल, फक्त कोणालाही येणार नाही. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल नॉर्मल इंस्पिरेशन, कंट्रोल नॉर्मल इंस्पिरेशन. एंड दोस्तों नंबर टू, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप त्याला म्हणतात VRG. RG तर सांग, RG कॉमनच है, RG, ठीक है, D का V लक्षण, DRG VRG. और ये क्या करता है? कंट्रोल नॉर्मल एक्सपिरेशन एज वेल एज इंस्पिरेशन, दोनों कंट्रोल कर दो. कंट्रोल नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है. ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इट कंट्रोल, इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन क्या है दोस्तों? फंक्शन क्या है? कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. कौन? ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. और इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये खुद किसके अंडर कंट्रोल है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, इट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, it work under the control of, control म्हणण्यापेक्षा it work under the control of, that is pneumotactic center of pons virulae. Is that clear? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? रेस्पिरेटरी रिदम्स, ओके ओके. इनहिबिट करता है वो, इंस्पिरेशन कम करता है, वो इंस्पिरेशन कम करता है ताकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाए. मैं बताता हूं सृष्टि, जस्ट वेट. it works under the control of pneumotactic center of pons virulae. ओके. और ये pons virulae क्या करता है? ड्यूरेशन कम करता है रेस्पिरेशन का, उसका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ताकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाए. तो मैंने एक के बारे में बात की है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और यही मेन एरिया है, बाकी सब साइड हीरो है. यही मेन है, बाकी सब साइड हीरो है. बाकी आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर या फिर कीमोसेंसिटिव एरिया, ये भी एक साइड हीरो ही है. पण लक्षात ठेवा, काम करायला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम कर रहा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर रहा था. तो बट व्हाट इज द रोल ऑफ, ये तो हो गया दोस्तों, ये तो हो गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो उसका काम अभी बात करते दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोसेंसिटिव एरिया. ओके, बात करेंगे दोस्तों कीमोसेंसिटिव एरिया. व्हाट डज मीन बाय पॉन्स विरलाए? बेटा सृष्टि, ये एक ब्रेन का पार्ट है, ये एक ब्रेन का पार्ट है. नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये एक ब्रेन का पार्ट है. ओके, पॉन्स विरलाए इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा इज पार्ट ऑफ ब्रेन. बात करता हूं कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में, बात करता हूं दोस्तों. ये केमिकल रिसेप्टर से टोटली अलग है, इसका नाम है कीमोसेंसिटिव एरिया. किसका है ये कीमोसेंसिटिव एरिया? कीमोसेंसिटिव एरिया किसका है? ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा का तो है, मेडुला ऑब्लंगेटा. इसका क्या रोल होता है? ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है दोस्तों, इट डिटेक्ट द increased concentration of carbon dioxide or H+ ion in the blood and send a signal according to respiratory rhythm center. So it increases the rate of respiration so that CO2 is exhaled out. बघा काय,
कसं काम करतो हा कीमो सेन्सिटिव्ह एरिया? पहिलं तर तुम्हाला सांगतो कॉन्सेप्ट ऑफ, दोस्तों मान लो ये है, मान लो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं लिख के देता हूं। मान लो ये है दोस्तों पॉन्स वेरोला, पीवी, ये है पॉन्स वेरोला, ये है पॉन्स वेरोला, पीवी पॉन्स वेरोला, पीवी पॉन्स वेरोला, पॉन्स वेरोला। उसमें जो सेंटर है जिसका नाम है दोस्तों, ये है पॉन्स वेरोला में जो सेंटर है जिसका नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोला में। ओके, फिर ये कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है ये है दोस्तों दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ये कौन सा पार्ट है? ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, तो इस मेडुला ऑब्लंगेटा में फिर दोस्तों दो इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, तो यहाँ पे दो सेंटर होते हैं दोस्तों। ये है मान लो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये क्या है? ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके डॉर्सल और वेंट्रल ग्रुप। तो ये है दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा, दिस इज एन मेडुला, समझून घ्या, मेडुला ऑब्लंगेटा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनवतो है, मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला ऑब्लंगेटा का ये जो एरिया है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये वाला एरिया। और यहाँ पे आपको ये जो खूबसूरत एरिया दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है सर? ये खूबसूरत है करके, हाँ, ये जो खूबसूरत एरिया दिख रहा है ये नीचे वाला, मान लो इसका नाम क्या है? ये है कीमो सेंसिटिव एरिया, मीन्स इट इज सेंसिटिव टू केमिकल, तो इसका नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया। रखवालदार है ये कीमो सेंसिटिव एरिया, ये रखवालदार है। किसका रखवालदार है बताता हूं। मान लो, और यहाँ पे दोस्तों मान लो यहाँ पे है ब्लड वेसल, मान लो यहाँ पे है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। तो दोस्तों अगर ब्लड में याद रखो, अगर ब्लड में इफ, ये तो मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, व्हाट इज दिस? ये तो हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा अपना, ये तो अपना मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया। उसके दो एरिया समझ में आ रहा है क्या नहीं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और दूसरा कौन सा है? कीमो सेंसिटिव एरिया। यस और नो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में जैसे ही, तो इसको तो ब्लड सप्लाई होता होगा ना इस एरिया को, ये कीमो सेंसिटिव एरिया फिर रेस्पिरेटरी रिदम एरिया, ह्याला ब्लड सप्लाय होत आहे। पण रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हा मोठा भाऊ आहे आणि तो कामामध्ये खूप बिझी आहे, लक्षात ठेवा। तर हा मग छोटा भाऊ त्याला मदत करायला लागतो, हा छोटा भाऊ हा कीमो सेन्सिटिव्ह एरिया ह्या मोठ्या भावाला मदत करायला लागतो, आणि मग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर त्या कीमो सेंसिटिव एरियाला सांगतो, हे बघ कीमो, मैं क्या करता हूँ, मैं ना जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है ना उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, ताकि ये बॉडी जो है ना स्टॉप ना हो जाए। मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देता हूँ, पर मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए। तो कीमो बोलता है, भैया बोलो मैं क्या करूं? तू क्या कर कीमो, तू ना सिर्फ नजर रख कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती है या घटती है, CO2 की लेवल या फिर H+ आयन की लेवल बढ़ती है या घटती है, ये मुझे सिर्फ तू बताते जा। अगर CO2 और H+ लेवल बढ़ती है तो मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता हूँ, फास्फूस फास्फूस फास्फूस, तो ज्यादा CO2 बाहर फेंक देंगे ताकि बॉडी को कोई हार्म ना हो। कीमो बोलता है जी भैया। तो कीमो का काम पता है, कीमो का काम क्या है कि अगर कीमो डिटेक्ट दी increased level of carbon dioxide and H+ ion in blood and send or inform it to the respiratory rhythm center. Clear है क्या? Inform it to the respiratory rhythm center, or according to that respiratory rhythm center control the rate of respiration. Are you getting me or not? Are you getting me or not? समझ में आ रहा है या नहीं? जा लास्ट बोलतो लक्षात ठेवा। नहीं कळत है? ओके, थैंक यू श्रीधर, काय प्रॉब्लम नहीं कळत है। क्या हो रहा है, ये दो भाई ये ऊपर वाले का छोड़ दो, ये पॉन्स वेरोला का नीमोटैक्सिक एरिया छोड़ दो, मेन जो एरिया है जिसका नाम है RR सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। एक उसका छोटा भाई है जिसका नाम है कीमो सेंसिटिव एरिया, और इनका दोनों का बाप है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा के दो पार्ट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और कीमो सेंसिटिव एरिया।
तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेगुलेट कर रहा है, पर उसको सब तरफ ध्यान देना मुश्किल है। तो उसके छोटा भाई जो है कीमो, उसको बुलाता है और बोलता है कीमो तू क्या कर, मैं ना नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के ऊपर कंट्रोल करता हूँ, तू सिर्फ एक काम कर, ये जो ब्लड वेसल है हमारे आजू बाजू में उस ब्लड वेसल में अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन या फिर H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सिर्फ मुझे तू बता दे, मुझे सिग्नल सेंड कर, अकॉर्डिंग टू दैट मैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज कर लूंगा। अगर बड़ा है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना होगा ताकि CO2 बाहर फेंका जाए। तो ये काम होता है कीमो सेंसिटिव एरिया का। ये कीमो सेंसिटिव एरिया क्या करता है, इट डिटेक्ट इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एंड इंक्रीज H+ आयन। फिर से मैं बोल रहा हूं दैट CO2 एंड H+ आयन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द दोस्तों रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एरिया नॉर्मल रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, पर ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है दोस्तों, कीमो सेंसिटिव एरिया कहां पे है, अगोदर तर ते महत्वाचं आहे, कुठे आहे, मेडुला ऑब्लंगेटा, कीमो सेंसिटिव एरिया, ओके, डिटेक्ट increased concentration of दोस्तों of carbon dioxide and H+ ion in blood and send a signal to respiratory rhythm center and send signal to respiratory rhythm center. respiratory रिदम सेंटरला तो सिग्नल पाठवतोय, सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये जो एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन टू एक्सेल द एक्सेस CO2 आउट ऑफ लंग। एंड दोस्तों एंड ये जो RR सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ओके increases rate of respiration, okay, क्यों, to exhale, क्यों, okay, to expel क्या, exhale to expel और to remove excess CO2, to remove simple भाषा सांगतो, to remove excess carbon dioxide, इतका सोप है, to remove excess carbon dioxide, ये बड़े भाई excess कार्बन डाइऑक्साइड, ये कीमो जो है ना, ये उसका जो बड़ा भाई है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको ऐसे हेल्प करता है। आज के लेक्चर में आपको ये भी पता चल गया कि मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लंगेटा में दो एरिया है, रेस्पिरेटरी रिदम एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, और पोन्स वेरोला में एक एरिया जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मेन जो एरिया है विच कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और उसको मदद करने वाला है कीमो सेंसिटिव एरिया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है इट कंट्रोल द इंस्पिरेशन, और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है विच कंट्रोल दोस्तों दैट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल दैट इज एक्सपिरेशन एज वेल एज इन्स्पिरेशन। मी लिहिण्यासाठी बाजूला थांबतो, हे कधी लक्षात ठेवा। आणि मग एक कीमो सेंसिटिव एरिया है which detect the increased concentration of carbon dioxide and H+ ion in blood and send signal to respiratory rhythm center. Now that respiratory rhythm center increases the rate of respiration to remove excess carbon dioxide. हे असं होतं। आणि हे जे कीमोटैक्सिक सेंटर है इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। अगर ये स्टिमुलेट हो गया तो ये ड्यूरेशन जो है रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन का वो डिक्रीज करता है, ये अगर स्टिमुलेट हो गया तो पोन्स वेरोला में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आहे, तो ड्युरेशन कमी झालं इन्स्पिरेशनचं म्हणजे रेस्पिरेटरी रेट वाढायला लागला, असा कॉन्सेप्ट आहे। हे झालं न्यूरल रेग्युलेशनचे काय पॉइंट, न्यूमोटॅक्सिक सेंटर बद्दल लिहायचं बाकी, आणखीन तर केमिकल रेग्युलेशन बद्दल मी काहीच बोललो नाही। ठीक आहे, चालेल। अगोदर हे नॉर्मलचं तर लक्षात आहे, फोर्सफुल बद्दल पण बोलतो। हाँ, we can discover the function of apnostic center. Yes, ड्यूरेशन को कम किया तो रेस्पिरेशन कैसे बढ़ेगा,
होणार ना बेटा, ड्युरेशन कमी केलं तर फ्रिक्वेन्सी वाढणार ना. कुठल्याही गोष्टीचं ड्युरेशन कमी केलं तर फ्रिक्वेन्सी वाढत असते, हा ना. मला एवढा वेळ लागला इन्स्पिरेशनला, आता ते कमी केलं, एवढंच केलं, एवढा वेळ लागला इन्स्पिरेशनला, आता ते ड्युरेशन कमी केला, तर आता हे फास्ट होऊन जाईल ना. पहिलं असं होतं, आता वेळ कमी लागायला तो फास्ट होऊन जाईल, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा. यस और नो? आता हळूहळू लक्षात घ्या, हे एकच पॅराग्राफ आहे आणि पोरांचे 2 वर्ष संपून जातात तरी रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कळत नाही, कारण की त्याच्या पाठीमागचा जे काय रोल आहे बेसिक ते कळतच नाही त्यांना. जे फर्स्ट ब्रीद आहे, बच्चू ज्यावेळेस बाहेर येतो आईच्या गर्भाशयामधनं, तो फर्स्ट ब्रीद कोलॅप्स झालेले आहेत लंग्स. लंग्स जे फुग्यामध्ये हवा नसल्याच्या नंतर जसा फुगा असतो तसे आहेत लंग्स, एकदम कोलॅप्स्ड. तो विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ब्रीथ? तो वो है दोस्तों इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. तो अब मेटाबॉलिज्म तो चालू है बच्चों में, उस बच्चों में, और बर्थ होने के बाद वो मेटाबॉलिज्म थोड़ी रुकता है. पहले तो बिफोर बर्थ जो भी CO2 बनता था वो CO2 अम्बिलिकल कॉर्ड, उसे वाया अम्बिलिकल कॉर्ड वो प्लासेंटा की तरफ जाता था और मदर के थ्रू उसे बाहर भी फेंका जाता था. पर अभी प्लासेंटल अम्बिलिकल कॉर्ड ही कट कर दिया है डॉक्टर ने, क्योंकि बच्चू बाहर आ गया है. त्याची नाळ कट केली, मग CO2 वाढायला लागला बॉडीमध्ये. CO2 वाढला तर CO2 इज हार्मफुल. तो ये जो इंक्रीज्ड CO2 इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड इट सेंड अ सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड बोलता है दादा चल चालू हो जा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है बच्चों के बॉडी में, उसके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ा है और बच्चों आज ही कुछ मिनट पहले ही बाहर आया है, तो वो CO2 बाहर फेंकने के लिए शुरू कर दे रहा काम. और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पहली बार सिग्नल सेंड करता है वो जो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम है, और तब से फिर ये चालू होता है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का खेल. कब तक? जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां. ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों. द फर्स्ट ब्रीथ इज स्टिमुलेटेड बाय increased level of carbon dioxide in blood. लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन कम पड़ गया होगा, इसलिए वो बच्चू ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है. हाँ नहीं, ऑक्सीजन तो बाद में आएगा, पहले थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है उसके बॉडी में, पर CO2 की लेवल बढ़ गई है तो उसको बाहर फेंकना है, जो टॉक्सिक है उसको निकालो पहले. ओके, इसीलिए increased level of CO2 in blood is detected by chemosensitive area of medulla oblongata, which send signal to respiratory rhythm center, and respiratory rhythm center get activated at the first time and send signal to the intercostal muscle and diaphragm, and from then onward the process of breathing is continue till the death. क्या कॉन्सेप्ट है? वाव, समझे आप क्या कॉन्सेप्ट है? यस और नो? यस और नो? आप पहले सोचो, आप ना बहुत क्वेश्चन पूछते हो, आप पहले सोचो इसके बाद, ओके, फिर पढ़ो और फिर क्वेश्चन पूछो. दैट इज द वे ऑफ लर्निंग. पहले समझ लो, सोचो, फिर उसके बाद में पढ़ो और फिर क्वेश्चन पूछो, क्योंकि पढ़ते वक्त आप अच्छा सोच पाओगे. इससे भी ज्यादा ये आधा अधूरा नॉलेज, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना गलत बात है. ये आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होने वाला है. ओके, समझे? ये कॉन्सेप्ट है. आगे तो बात बहुत बड़ी है, आगे भी है केमिकल रेगुलेशन, बड़ा नहीं है, पर और एक कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रेगुलेशन. किसे कहते हैं? रिसेप्टर. व्हाट इज माय कीमो रिसेप्टर. रुकते हैं. तो ये कुछ इंटरेस्टेड बातें हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में. आज का दिन और कल ये शायद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक. फर्स्ट ब्रीथ के वक्त ही होता है. कौन सा? फर्स्ट ब्रीथ, जब बच्चा पहली बार सांस क्यों लेता है. अगर ये किसी ने क्वेश्चन पूछा तो नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा? लेमैन, आम आदमी, द मैंगो पीपल क्या बोलेगा? अरे उसको ऑक्सीजन की कमी होगी इसलिए वो सांस ले रहा है. यस और नो? उसको ऑक्सीजन कम पड़ता होगा इसलिए वो सांस लेता होगा. पहली जो ब्रीदिंग है, पहली जो ब्रीथ करता है लाइक दिस, ओके, वो क्यों करता है? तो नॉर्मल आदमी को अगर किसी भी को पूछेंगे हम, लेमैन को, तो बोलेगा अरे उसको ऑक्सीजन कम पड़ता है ना, तो इसलिए वो लेता होगा, है ना. बट नहीं,
ये नॉर्मल ब्रीदिंग ये इसलिए शुरू कर रहा है कि CO2 का लेवल बढ़ा है बॉडी में। तो पहले तो रेस्पिरेशन बंद था ना, बिफोर बर्थ रेस्पिरेशन बंद था। रेस्पिरेशन शुरू क्यों हुआ? रेस्पिरेशन पहले बंद था, मीन्स ब्रीदिंग बंद थी। एक्चुअली इंटरनल रेस्पिरेशन चालू था पर ब्रीदिंग बंद थी ना। ओके, फीटस ब्रीद नहीं करता है, उसमें ब्रीदिंग एब्सेंट होता है, पर ब्रीदिंग क्यों चालू हुआ? तो कोई बोलेगा कि सर ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन चाहिए होगा उस बच्चों को। नो डाउट ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, पर CO2 ज्यादा बढ़ा है, पहले उसको बाहर फेंकना है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ड्यू टू इन्क्रीज्ड CO2 इन ब्लड. समझे सर? जर बाळाला बाहेर काढलं आणि अम्बिलिकल कॉर्ड कट नाही केला तर फर्स्ट ब्रीथ नाही घेणार का? घेतं ना, फर्स्ट ब्रीथ घेतं, ते घेतं ना. ठीक आहे, बरोबर, ठीक, चला, ठीक आहे. फर्स्ट क्राय कितीतरी बघितले आहेत मी, हा खूप सारे.